हमारा चल रहा था वैदिक काल। वैदिक काल में हम पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक था? 1500 टू 1000। 1500 से 1000 तक क्या है? ऋग्वैदिक पीरियड है हमारा। तो इसमें हम कौन सा वेद पढ़ते हैं? ऋग्वेदा। इसमें हम कौन सा पढ़ते हैं? ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा क्या है? इट इज एन ओल्डेस्ट बुक। ऋग्वेद क्या है? एक तरीके का ग्रंथ है, एक बुक है। तो वो सबसे पुरानी बुक है, ओल्डेस्ट बुक। और इसमें जैसे कोई भी हम बुक खरीदते हैं तो इसमें चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के बाद उसमें चैप्टर खोलते हैं तो उसमें अलग अलग टॉपिक दे रखे होते हैं, टॉपिक के अंदर भी कुछ पॉइंट्स दे रखे होते हैं। तो वैसे ही इसमें भी है। तो ऋग्वेदा में कितने चैप्टर्स हैं? ऋग्वेदा में 10 चैप्टर्स हैं और 1028 इसके क्या हैं? टॉपिक्स हैं। लेकिन ऋग्वेद में हम इनको चैप्टर तो हम बोलते हैं ना, तो उस समय हम इनको चैप्टर्स नहीं बोलते थे, हम इनको क्या बोलते थे? 10 मंडल्स। और टॉपिक को क्या बोलते हैं? सुक्ता। 10 मंडल है, 1028 सुक्तास है और 10600 इसमें मंत्र है, मंत्रास है। ऑब्वियसली चैप्टर के अंदर आते हैं टॉपिक के अंदर और पॉइंट्स आते हैं तो वो ज्यादा ही होंगे, पॉइंट्स बहुत सारे होंगे, टॉपिक उससे कम होंगे और चैप्टर उससे कम होंगे। तो मंडल आर ओनली 10 और सुक्ता 1028 और जो मंत्रास हैं वो 10600। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब जो हमारे 10 मंडल्स हैं, 10 मंडल्स, उसमें जो फर्स्ट एंड जो सेकंड एंड 7th मंडल है, देखो हम सारे मंडल्स तो नहीं लिखेंगे, हम किसमें क्या था, जिस जिसकी इंपॉर्टेंट बातें हम बस वो करेंगे। जो सेकंड एंड 7th मंडल है, सेकंड एंड 7th मंडल को बोला जाता है फैमिली मंडल। फैमिली मंडल या वंश मंडल। और हिंदी में देखें तो गोत्र मंडल कहा जाता है। तो मतलब इसको किसी एक फैमिली ने बनाया होगा, जैसे मैंने बना दिया, मेरे भाई ने बना दिया, मेरी बहन ने कुछ बना दिया, कुछ मंत्रास मेरी बहन ने लिख दिए, कुछ मेरी छोटी बहन ने लिख दिए, कुछ मेरे भाई ने लिख दिया, कुछ मेरी मम्मी ने लिख दिया, कुछ मेरे पापा ने लिख दिए। तो ऐसे करके उस मंडल का फॉर्मेशन हुआ होगा। या तो फिर वंश में, जैसे मेरे पापा ने बना दिया, मेरे दादाजी ने बना दिया, उनके पापा ने बना दिया, तो वो तो क्या हुई? पीढ़ी। तो वंश मंडल या किसी एक फैमिली के द्वारा बनाया हुआ है या पूरे वंश के द्वारा बनाया हुआ है सेकंड एंड 7th मंडल, इसलिए इसको बोलते हैं फैमिली या वंश मंडल। और जो थर्ड मंडल है उसमें है हमारा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया हुआ है? थर्ड मंडल में किया हुआ है। और जो 8th मंडल है, 8th मंडल में जो ऋग्वैदिक काल में फीमेल की कंडीशन बहुत अच्छी थी, उनको एजुकेशन दिया जाता था। और वो जैसे पार्लियामेंट है वैसे ही हमारे उसमें होती थी सभा समिति, जो मैंने तुम्हें बताया था सभा समिति विदर, उनमें वो पार्टिसिपेशन करती थी, डिबेट करती थी। तो उनकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी ऋषि थी, बहुत अच्छी तरीके से उनको मंत्रास वो बोलती थी, मंत्रास रटती थी। तो जो बहुत स्कॉलर हुई है, तो ऐसी लेडीज के बारे में किसमें बताया गया है? 8th मंडल में। तो इस काल में इनमें हमको नाम मिलता है। और जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें चीज मिलती है इन मंत्रास में, जो हमारे 7th मंडल में मिलती है। 7th मंडल में मिलता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 10 किंग, 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध बहुत फेमस है। 10 राजाओं का युद्ध हमें इसमें मिलता है, जो कि किसके बीच में हुआ था? उस समय मैंने बताया था कबीले हुआ करते थे, ट्राइब्स हुआ करते थे। तो सबसे शक्तिशाली ट्राइब कौन सा था? भरत ट्राइब।
तो भरत ट्राइब के साथ भरत, एक तरफ तो भरत ट्राइब था जिसके ऊपर हमारे भारत देश का नाम पड़ा हुआ है। भरत ट्राइब वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्राइब, भरत ट्राइब था, और एक तरफ टेंट किंग या टेंट ट्राइब। एक तरफ तो भरत ट्राइब था, एक तरफ तो भरत कबीला था और दूसरी तरफ 10 कबीले थे। 10 कबीलों को मिलकर इसके सामने आना पड़ा, क्योंकि भरत कबीला इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ये जो भी करते थे, जो भी करते थे, तो वो पुरोहितों से पूछ के करते थे, अपने पंडितों से, मतलब अपने जो गुरु थे उनसे पूछ के करते थे। तो इनके गुरु कौन थे? भरत के गुरु तो थे वशिष्ठ, और इनके गुरु थे विश्वामित्र। इनके गुरु थे विश्वामित्र। ये विश्वामित्र पहले भरत ट्राइब के गुरु हुआ करते थे, वो काफी पीढ़ियों से भरत ट्राइब के ये गुरु हुआ करते थे विश्वामित्र। फिर जब इसमें राजा बना था, हाँ, इसका राजा बना था सुदास, इसका किंग था सुदास किंग। जब इसका राजा बना था सुदास, तो सुदास को पसंद नहीं था कि जो विश्वामित्र इतने टाइम से जो आप बने हुए हैं पुरोहित तो वही रहे। जैसे कि हमारे मोदी जी आए थे, तो जब लाल कृष्ण आडवाणी वगैरह थे, तो उन्होंने भी आते सबको रिटायर कर दिया, क्योंकि वो बड़े थे काफ़ी, तो उनको बात माननी पड़ती। लेकिन वो नहीं चाहता था सुदास कि वो किसी की हिसाब से चले, वो अपना खुद फॉर्मेशन करना चाहता था, खुद सब कुछ करना चाहता था। लेकिन वो इतने पुराने थे, उनको हटा भी नहीं सकता था, और वो सोच ही रहा था कि मैं उनको कैसे हटाऊं। तो उतने में ही विश्वामित्र जी ने बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ 2-3 महीने के लिए, थोड़ा वनों में जा रहा हूँ, थोड़ा रिसर्च करने जा रहा हूँ, रिसर्च ही बोलते हैं, तो रिसर्च करने जा रहा हूँ। तो उसको उसने सोचा कि आइडिया यही अच्छा टाइम है, और इनको रिप्लेस करा जा सकता है। तो जब वो चले गए, तो उन्होंने वशिष्ठ को अपना पुरोहित घोषित कर दिया और अपने गुरु के स्थान पे बिठा दिया। फिर जब विश्वामित्र वापस लौट कर आए थे, तो उन्होंने देखा कि वशिष्ठ बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कि ये सुदास ने बोला कि अब तो ये आए हैं तो मुझे बोलेंगे, डांटेंगे। तो वो थोड़ा जाके उनके सामने चापलूसी करने लगे, मैं क्या करूं, आप तो चले गए, मैं छोटा सा नन्हा सा बच्चा, मैं कैसे संभालता पूरा राज्य, मैं नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए मुझे किसी गुरु की जरूरत थी। तो इसलिए मैंने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बना दिया, उनको पुरोहित उनकी जगह पर बिठा दिया। तो विश्वामित्र जो इतने ज्ञानी थे, इतने टाइम से उनके दरबार में थे, वो समझ गए। उन्होंने बोला तो ज़्यादा तो चापलूसी कर मत, मुझे सब समझ में आ रहा है। और फिर वो वहाँ से चले गए। फिर जब वो वहाँ से चले गए, तो जब दूसरे कबीलों को पता चला, तो वो आ गए, बोलते हैं ना दुश्मन भाई। तो वो सोचे वो हमारा साथ देंगे, और वो चले गए। सबसे पहले कबीला आया, तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। वो बोलते कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं करा, आपको निकाल दिया, हमको युद्ध करना चाहिए। तो उन्होंने बोला हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, अब जाओ। वो चले गए। फिर 5 कबीले आए, तो 5 कबीले और आए, तो उन्होंने बोला, तो वो भी ऐसे बोलने लग गए। तो उन्होंने विश्वामित्र ने बोला कि हमें पता था कि कभी ना कभी, जब मैं वहाँ का पुरोहित था, हमें पता था कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि बहुत सारे कबीले इकट्ठे होके इनके ऊपर अटैक करेंगे। तो भरत कबीला इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड है, वो तुम सबको आसानी से हरा देगा। तो तुम्हारा ये युद्ध करना किसी काम का नहीं है, तुम सब हार जाओगे। ऐसे करके उनको वापस भेज दिया, क्योंकि वो वहाँ पर रहा हुआ था। उनको बस को पता था कि वो सब इन चीज़ों के लिए रेडी हैं, प्रिपेयर्ड है। जो सुदास है, जो वहाँ का ये जो भरत कबीला है, वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। तो उसने उसको मना कर दिया। फिर आ गए 10 कबीले आए, और उस 10 कबीलों में थे आर्यंस एंड नॉन आर्यंस दोनों थे, दस्यु और दास दोनों थे। 10 कबीलों में दस्यु और दास दोनों थे। तो उसने बोला कि वो भरत जो कबीला है वो उसके लिए भी तैयार है, 10 ट्राइब से लड़ने के लिए भी वो तैयार है। लेकिन फिर भी विश्वामित्र मान गए। क्यों? क्योंकि इनमें थे आर्यंस प्लस नॉन आर्यंस। आर्यंस और नॉन आर्यंस की बेसिकली ज़्यादा बनती नहीं थी, लेकिन जब वो साथ में मिलकर आए, तो
विश्वामित्र ने सोचा कि हारना तो इनको वैसे भी, भरत कबीला तो वैसे भी जीतने वाला है, लेकिन इस युद्ध के दौरान, क्योंकि युद्ध एक दिन में हमने एक पेज में पढ़ लिया लेकिन एक पेज में खत्म तो नहीं हुआ होगा, काफी सालों तक चलता है, तो ये इतने सालों तक अपने साथ में लड़ेंगे तो बोला दुश्मन दुश्मन भाई भाई, तो वो आपस में इनकी बनने लग जाएगी, तो थोड़ा सुधार आ जाएगा, तो इसलिए इन्होंने इनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और इन्होंने तो 10 ट्राइब का सुदास के साथ भरत के कबीले के साथ युद्ध हुआ था, लेकिन फिर भी वो बहुत ऐसा उसको विश्वामित्र को पता था, वही रिजल्ट हुआ, भरत कबीला जीत गया। और यानी हमें 7वें मंडल में क्या मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 10 किंग, 10 राजाओं का हमें युद्ध मिलता है, और वो किस किस के बीच में हुआ था, भरत ट्राइब और 10 ट्राइब थे, उसमें पुरु, यदु, युतुर्वस वो सारे ट्राइब्स थे, वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये 10 ट्राइब थे, बस हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें पुरोहित कौन थे, उनके गुरु कौन थे, यहाँ पे विश्वामित्र और यहाँ पे वशिष्ठ, और किंग कौन था, भरत कबीले का था सुदास, और इनके तो 10 किंग थे, 10 किंग के हम नाम लगाते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है, बस हमें ये जरूर लिखना है इसमें कि इसमें 5 तो आर्यंस थे और 5 नॉन आर्यंस, जो नॉन आर्यंस थे उनको बोला जाता था दस्यु, और उनको बोला जाता था दस्यु, और जो आर्यंस भी होते थे और नॉन आर्यंस भी होते थे उनको बोला जाता था दास, यानी इसमें दास और दस्यु दोनों थे। उसके बाद हम करते हैं, उसके बाद आता है 10वां मंडल, 10th मंडल, 10th मंडल, जो तुमने सुना है वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम जो वर्ड है, सेंटेंस है, वो हमें 10वें मंडल में मिलता है, 10वें मंडल में लिखो वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, 10वें मंडल में वासुदेव कुटुंबकम मिलता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा पहले बोला करते थे, अब तो नहीं बोलते हैं, एकम सत्य विप्र सदा बदलते, एकम सत्य मतलब सत्य तो एक ही है, सत्य सिर्फ एक है, लेकिन उसको बोलने के तरीके अलग अलग हैं, कोई जो जानकार है उसको और अच्छे से बताता है, और जो अनजान है वो उसको झूठ बताता है, तो सत्य तो एक ही है, लेकिन उसको बताने के, उसको बोलने के तरीके अलग अलग है। ये हमारे मोदी जी का फेवरेट श्लोक था, कुछ टाइम पहले बोलते रहते थे वो ये। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज और क्या बोली हुई है 10वें मंडल में, 10वें मंडल में हमारे चार वर्णों के बारे में बता के, वर्णास, 4 वर्णों के बारे में बताया हुआ है। 4 वर्ण हमें पता है, सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और शुक्ल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुक्ल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुक्ल, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन, जो 4 वर्णों का वर्णन जो मिलता है वो हमें किससे मिलता है, 10th मंडल में। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि 4 वर्णों का जिक्र हमें किसमें मिलता है, कौन से मंडल में मिलता है, तो 10th मंडल में मिलता है। वासुदेव कुटुंबकम का हमें वर्णन किसमें मिलता है, तो 10th मंडल में मिलता है। और ये जो 4 वर्ण जो लिखे हुए हैं